क्वेश्चन ये है कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक एम रखा हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक स्मॉल एम रखा हुआ है। ये दोनों ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है म्यू। हमें बताना है कि लोअर ब्लॉक पर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हम लगाएं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। क्वेश्चन ये है कि कितना मैक्सिमम फोर्स होगा। अब यहां पर एक चीज देखिए, जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो फोर्स आता होगा स्यूडो फोर्स, क्योंकि ये फ्रेम नॉन इनर्शियल है, स्यूडो फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम होता होगा, तब जाकर के ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। अब अगर हम देखें इसको कि किस तरीके से सॉल्व करें, तो यहां पर सबसे पहले हम देखें कि जब कंडीशन ये है क्वेश्चन के अंदर कि दोनों ब्लॉक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ब्लॉक की एक्सीलरेशन कॉमन हो गई। और मान लो कि कॉमन एक्सीलरेशन कितनी है दोनों ब्लॉक की, तो a है। हमने मान लिया कि कॉमन एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक की a है, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इस a की वैल्यू कितनी होगी? तो लिखेंगे फोर्स इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a, क्योंकि यही फोर्स दोनों ब्लॉक को खींच रहा है। ग्राउंड तो फ्रिक्शन लेस है, कोई हिंड्रेंस दे नहीं रहा है ग्राउंड। तो यहां से एक्सीलरेशन हो गया F डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यानी इतने एक्सीलरेशन से ये सिस्टम मूव कर रहा है। अब देखिए, कोई भी एक्सीलरेटिंग सिस्टम के ऊपर अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उस ब्लॉक को हम जानते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के कॉन्सेप्ट से कि वो ब्लॉक नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्यूडो फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल m मास स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड सिस्टम पर रखा हुआ है। अब आप देखो कि स्मॉल m का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम देखें, स्मॉल m यहाँ पर है, इस स्मॉल m पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं सो देखिए। एक तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, दूसरा लगेगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन n, तीसरा फोर्स क्या है तो एक्सेलरेटेड सिस्टम पर रखा हुआ है, इसलिए स्यूडो फोर्स इस पर पीछे की तरफ लगेगा। दिस इज m इंटू a, एंड इस स्यूडो फोर्स के प्ले में आने की वजह से यहां पर इनके सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच फ्रिक्शन प्ले में आएगा। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ब्लॉक दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंस बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, सिंस बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर, इसका मतलब कि अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इस स्यूडो फोर्स से ग्रेटर देन होगी, इक्वल टू भी होगी, लिमिटिंग केस। तो उस केस में हम लिखेंगे कि ma दैट मीन्स स्यूडो फोर्स लेस देन इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे यहां पर, क्योंकि हमारा स्यूडो फोर्स की वैल्यू इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, बिकॉज यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है आपको। अब आप देखो यहां पर फ्रिक्शन कितना होगा, दिस लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, m इंटू जी, और दिस इज इक्वल टू m इंटू a। तो m से m कैंसिल हो गया, a लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू इंटू जी। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो a की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 1 कुछ आप एज्यूम कर लीजिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 के सहारे a की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो हम लिखेंगे f डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ g। तो इससे हम लिखेंगे कि f लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, क्योंकि इससे हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया f की वैल्यू आ गई, मतलब इससे कम होगी, ऑलवेज कम होगी, एक मोमेंट पर इक्वल होगा। तो इस इनइक्वालिटी से हम निकाल सकते हैं कि फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी,
तो म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। तो इस तरीके से हमने देखा, इसके पहले भी हमने कॉन्सेप्ट समझा था कि अगर दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं उस केस में ये होता है कि हम पूरा इंटायर सिस्टम मानते हैं और हम ये कहते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। और जब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा देन उसके ऊपर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, दिस इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। देखिए अभी तक हमने पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन की पूरी एनालिसिस करी हमने, फ्रिक्शन के बारे में देखा, उसके टाइप्स देखे, लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखे। इसके अंदर एक टर्म है एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एक टर्म है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, अगर एक बॉडी को आप सरफेस पर मूव करा रहे हैं दैट मीन्स बॉडी बिगिन टू मूव या बॉडी मूव कर रही है सरफेस पर, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एंड नॉर्मल रिएक्शन तो पता है सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा एंड mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं कि इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखिए इसको जरा सा हम फिगर के थ्रू समझें। मान लो कि ये एक रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर हमने एक ब्लॉक रखा, m मास का ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक पर हमने फोर्स अप्लाई किया F। इस फोर्स के कारण क्या होगा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स प्ले में आ जाएगा, तो इधर फ्रिक्शन फोर्स प्ले में आ गया। इस फोर्स के कारण एक फोर्स लगेगा यहां पर mg ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट और काउंटर बैलेंस नॉर्मल रिएक्शन। अब देखिए क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दिस इज रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। जिस मोमेंट पर फ्रिक्शन नहीं लगता है उस मोमेंट पर कॉन्टैक्ट फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन जब फ्रिक्शन प्ले में आ गया और नॉर्मल है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसको हम कहेंगे यहां पर ऐसे दिखाएंगे कि अगर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है एंड इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन है तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए यही रिजल्टेंट फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल फॉर्म करता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो अब यहां पर लैम्डा को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अभी हमने डिफाइन किया था कि एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, तो फिगर से हम क्या लिखेंगे, tan लैम्डा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू होता है म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू म्यू। तो यहां से आप कह सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स म्यू। यानी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, बिकॉज म्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, सो इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। ये तो हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज, मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, अभी रेस्ट पर है, कोई फोर्स हम नहीं लगा रहे। हमने क्या किया कि उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिस पर बॉडी रखी हुई है उसको हम यहां से धीरे धीरे टिल्ट करना शुरू कर दिए,
दैट मीन्स उस प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हम क्या करें, इंक्लाइन बना रहे हैं। एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस मोमेंट पर बॉडी स्लिप करनी शुरू कर देगी। उस मोमेंट पर जो एंगल होगा इस इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ में, उस एंगल को बोलेंगे हम क्या, एंगल ऑफ रिपोज। दैट मीन्स कह सकते हैं कि एंगल मेड बाय द इंक्लाइन प्लेन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एट द मोमेंट व्हेन बॉडी बिगिंस टू मूव ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब जरा इसको डायग्राम से कैसे एनालाइज करते हैं, देखिए मान लो कि ये इंक्लाइन प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, और इसी एंगल पर ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है स्लिप करना स्टार्ट करता है। स्लिप करना स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि इस मोमेंट पर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर mg एक्ट कर गया इस डायरेक्शन में, mg के दो कंपोनेंट हो गए, इस तरफ हो गया mg cos थीटा, दिस एंगल इज थीटा, इधर हो गया mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और जब स्लिपिंग टेंडेंसी इस साइड है क्योंकि ये फोर्स इसको स्लिप कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एक्ट करेगा। अगर हम इस सिचुएशन के अंदर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात सोचें तो हम कह सकते हैं कि इस मोमेंट पर mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, एंड बिगिन टू स्लाइड का मतलब हो गया कि बॉडी डजंट एक्वायर एनी एक्सेलरेशन। इस मोमेंट पर दिस फोर्स एंड दिस फोर्स आर इक्वल एंड mg cos थीटा इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, एंड फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, म्यू। अब आप देखो यहां से थीटा कितना हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। यहां से भी आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, बिकॉज एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स अपॉन म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो एंगल ऑफ रिपोज इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। साइमल्टेनियसली यहां भी हमने देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सरफेस। अब देखिए यहां पर लैम्डा भी tan इनवर्स म्यू है, यहां थीटा भी tan इनवर्स म्यू है, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप मिलाते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू थीटा। हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। देखिए ये क्वेश्चन है कि एक 7 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 3 kg का ब्लॉक, इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक, जिस सरफेस पर रखा हुआ है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस है। म्यू इक्वल टू 0.0 का मतलब कोई भी फ्रिक्शन यहां पर नहीं है, हिंड्रेंस नहीं है, दिस इज स्मूथ सरफेस। बट इन ब्लॉक्स के बीच का सरफेस की फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहां 0.3 है, यहां 0.2 है। फोर्स अप्लाई किया गया अपर ब्लॉक पर 10 न्यूटन का। हमें बताना है कि इस ब्लॉक की, दैट मीन्स 2 kg ब्लॉक की, 3 kg ब्लॉक की एंड 7 kg ब्लॉक की सेपरेट एक्सीलरेशन कितना होगा, हमसे ये पूछा गया। इस पर काम करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम ये देखें कि इस 2 kg ब्लॉक पर फ्रिक्शन कितना काम कर रहा है, उस फ्रिक्शन फोर्स से अप्लाइड फोर्स ज्यादा है या कम है। अगर अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होगा तो बॉडी मूव कर जाएगी, और अगर कम होगा तो रेस्ट पर होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा 2 kg का, और ये देखना पड़ेगा कि उस पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 2 kg, दैट इज FBD ऑफ 2 kg कितना होगा। अगर यहां पर देखें ये 2 kg का ब्लॉक, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, यहां 20 न्यूटन का फोर्स लग गया, इस साइड फोर्स लग गया 10 न्यूटन का, और इस साइड एक्ट करेगा फ्रिक्शन,
और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दिस इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट पहले करो, तो म्यू कितना हो गया 0.2, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 20 न्यूटन का, दिस इज 20 एंड दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इस कैलकुलेशन से हमें यह पता चल गया कि इस 2 kg ब्लॉक पर जो अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन का, वो इस फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया ये ब्लॉक चलेगा। जब चलेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन हम डिटरमाइन कर सकते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज 10 - 4 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हमने A1 माना है। तो यहां से A1 कितना हो जाएगा, तो 6/2, दिस इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कैलकुलेशन से हमें A1 तो मिल गया, दैट मीन्स फर्स्ट बॉडी का 2 kg मास का एक्सीलरेशन मिल गया। अब देखें 3 kg मास के लिए 3 kg मास किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा। यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम देखें 3 kg मास का, दिस इज 3 kg मास, FBD ऑफ 3 kg। एक तो इसका 30 न्यूटन वेट लगना है, 7 kg 3 kg पर नॉर्मल रिएक्शन देगा, N डैश मान लो उसे, और जितना 3 kg 2 kg पर नॉर्मल रिएक्शन दिया था 20 न्यूटन का, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन का 2 kg 3 kg पर रिटर्न कर देगा। दैट मीन्स यहां पर N डैश की वैल्यू कितनी हो गई 50 न्यूटन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर 3 kg ब्लॉक के ऊपर आप बैठ करके देखेंगे, इस फ्रेम को सेट कर दे 3 kg के ऊपर, तो ये 2 kg का ब्लॉक उधर जाता हुआ नजर आएगा। दैट मीन्स फ्रिक्शन इस पर इस डायरेक्शन में लगा। लेकिन अगर हम 2 kg ब्लॉक के रेफरेंस में देखें तो 3 kg पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का लगेगा। दैट मीन्स इसी कॉन्टैक्ट पर इधर की तरफ जो फ्रिक्शन काम कर गया, दिस इज Fr, और ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है। अब 7 kg और 3 kg के बीच भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि ये फोर्स उस फ्रिक्शन को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अब यहां पर जो फ्रिक्शन होगा हमने इसको मान लिया Fr डैश। अब देखना है कि Fr डैश और Fr में किसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर इस Fr की वैल्यू Fr डैश से ज्यादा होगी तो ये भी चलेगा, और अगर कम होगी तो रेस्ट पर रहेगा। अब इसको चेक करने के लिए Fr डैश पहले कैलकुलेट करें, तो Fr डैश हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन N डैश। म्यू कितना है 0.3, N डैश की वैल्यू कितनी है तो 50, दिस इज इक्वल टू व्हाट 15 न्यूटन। अब देखिए ये 4 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन का फोर्स है। इसका मतलब कि 3 kg का ब्लॉक कभी मूव नहीं करेगा, बिकॉज हम कह सकते हैं कि सिंस Fr इज लेस देन Fr डैश, देयरफॉर 3 kg ब्लॉक इज इन रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू 7 kg ब्लॉक। अब जरा आप देखें कि 7 kg ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये तो अभी रुका हुआ है, और अगर 7 kg ब्लॉक मूव कर रहा है, क्योंकि यहां पर तो सरफेस आपका फ्रिक्शन लेस है तो मूव तो करना ही है, जब मूव करेगा तो इसके ऊपर 3 kg ब्लॉक बैठा रहेगा। दैट मीन्स 7 kg और 3 kg दोनों साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि यहां पर आपका सरफेस फ्रिक्शन लेस है। तो ये कंफर्म हो गया कि 3 kg ब्लॉक and 7 kg block both are moved together, and 2 kg block is moving with the acceleration of 3 meter per second square with respect to 3 kg block or with respect to 7 kg block. अब आप देखिए कि 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बना के देखें FBD, तो यहां से हम कह सकते हैं, इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि बोथ ब्लॉक दैट इज 7 kg and 3 kg move together। क्यों, इसका रीजन मैंने बता दिया आपको कि नीचे वाला मूव करेगा लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों इकट्ठे मूव करेंगे। अब देखिए FBD 7 kg ब्लॉक का, 7 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक दोनों कंबाइंड मूव कर रहे हैं, और उनको मूव कराने के लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा,
4 न्यूटन का। अगर कंबाइंड इनका फ्री बॉडी डायग्राम देखा जाए तो 7 + 10 kg, यानी यहां पर जो वेट काम करेगा दिस इज 100 न्यूटन का, प्लस एक 2 kg का वेट भी इस पर आएगा, दिस इज योर 20 न्यूटन। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हो गया N डैश। अब देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज फोर्स फ्रिक्शन, और यही 4 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, इनको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पीछे की तरफ कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। दैट मीन्स दिस 4 न्यूटन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द मास 7 kg with 3 kg। दैट मीन्स 7 kg एंड 3 kg मूव टूगेदर। अब देखिए इनकी कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगी, तो हम मान लेते हैं कि इनकी कॉमन एक्सेलरेशन A2 = A3 है, तो यहां से हम क्या कहेंगे कि दैट इज 4 न्यूटन, 4 = 7 + 3 10 × A1 या 10 × A2। दिस implies what? A1 = A2 = 4/10, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस सिचुएशन में जहां पर जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसकी एक्सेलरेशन आपने देख ली कि 2 kg का ब्लॉक 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, एंड 3 kg का ब्लॉक 7 kg के रिलेटिव रेस्ट पर है, लेकिन 7 kg का ब्लॉक ग्राउंड के रिलेटिव मोशन में होगा क्योंकि सरफेस फ्रिक्शन लेस है। इसका मतलब कि 7 kg एंड 3 kg दोनों साथ साथ मूव करेंगे, और तब हमने दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उनका इक्वेशन लिखा। तो उस केस में 4 न्यूटन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द ब्लॉक टुगेदर, दैट मीन्स 7 kg एंड 3 kg, एंड देन उस मोमेंट पर जो एक्सेलरेशन कॉमन आई इनकी, दिस इज 0.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है कि इस रफ सरफेस के ऊपर एक बोर्ड रखा हुआ है, स्लिपिंग बोर्ड है, और इस बोर्ड से स्ट्रिंग पास करते हुए पुली से यहाँ पर स्ट्रिंग का दूसरा एंड जो देख रहे हैं एक पर्सन के हाथ में है, जो पर्सन इस बोर्ड के ऊपर खड़ा है, और पर्सन इस स्ट्रिंग को अपनी तरफ पुल कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड या एक्सर्टेड बाय द मैन ऑन द एंड ऑफ द रोप, ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, सच दैट बोर्ड डजंट स्लिप ऑन द सरफेस। कहने का मतलब बोर्ड को इस सरफेस पर स्लिप नहीं होना है, उसके लिए फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसको आप सोचो कि अगर ये पर्सन इस एंड पर फोर्स F अप्लाई करता है तो उतना ही इस स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो जाएगा, और आप देखिए फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के लिए टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यह F max इज इक्वल टू T max, यानी टेंशन की अगर मैक्सिमम वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। हमने मान लिया फोर्स F अप्लाई किया, टेंशन T प्रोड्यूस हो गया इस स्ट्रिंग में। ये देखिए टेंशन की डायरेक्शन हर जगह, और यहां पर भी टेंशन T। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम मैन का देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम में देखें आप क्या है, यहां पर एक तो वेट नीचे आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, दूसरा बोर्ड जो नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करेगा इस मैन के ऊपर वो इस डायरेक्शन में आएगा, तीसरा इस मैन के हाथ में स्ट्रिंग है और जब पुल करेगा ये पर्सन तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आएगा और ये टेंशन इसके वेट को कम कर देगा, दैट मीन्स इसके ऊपर डायरेक्शन में एक टेंशन भी आ गया। अगर हम देखें इनकी इक्विलिब्रियम इस पोजीशन में तो हम लिख सकते हैं n प्लस T इज इक्वल टू mg। अब आप देखिए यहां से n कितना हो गया,
n इक्वल टू एम जी माइनस टी। यही है हमारा अभी इस मोमेंट पर अपेरेंट वेट, n इक्वल टू एम जी माइनस टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से हमें यह मिल गया कि जो बोर्ड ने इस मैन पर नॉर्मल रिएक्शन दिया था उसकी वैल्यू क्या है। अब हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम बोर्ड का, क्योंकि क्वेश्चन में है कि बोर्ड को स्लिप नहीं करना है। देयरफॉर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बोर्ड। देखिए बोर्ड पर कौन कौन से फोर्स हैं। ये बोर्ड है, एम मास का बोर्ड है, स्मॉल एम मास। एक तो सबसे पहले इसका ग्रेविटेशनल पुल mg एक्ट करेगा। दूसरा, जितना इसने नॉर्मल रिएक्शन मैन को दिया था उतना रिएक्शन मैन वापस दे देगा इस पर, दिस इज n। एंड ग्राउंड जो नॉर्मल रिएक्शन इस पर एग्जर्ट करेगा, दिस इज n डैश। इसके अलावा एक और फोर्स है, स्ट्रिंग का फोर्स टेंशन। एंड जैसे ही टेंशन एक्ट करेगा इस पर, पीछे की डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स एक प्ले में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। और इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर्ड को स्लिप नहीं करना है, इसका मतलब हो गया कि टेंशन लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, दैट मीन्स लिमिटिंग केस एंड स्टैटिक। दोनों यहां पर हम कहेंगे कि टेंशन लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन होगा तो बोर्ड आपका स्लिप नहीं करने जा रहा है। तो हम जो इक्वेशन अब लिखेंगे, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोर्ड डजंट स्लीप ऑन द फ्लोर, दैट मीन्स टी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन। अब देखिए यहां पर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है म्यू टाइम्स ऑफ एन डैश होगी, दैट मीन्स एन डैश हमारा कितना होगा, तो एन डैश हो जाएगा एम जी प्लस एन। सो म्यू टाइम्स ऑफ एम जी प्लस एन। हमारे पास n की वैल्यू है, इक्वेशन 1 को अगर हम यहां यूज कर लें तो कुछ काम हो सकता है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 t लेस देन इक्वल टू म्यू, ये हो गया एम जी प्लस एन कितना है, तो ये लिखेंगे कैपिटल एम जी माइनस टी। अब आप देखिए ये हो गया लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम जी माइनस म्यू इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, इस म्यू इंटू टी को इस साइड लाएं, क्योंकि हमें टेंशन फाइंड करना है और टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तभी जाके हम फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज, टी कॉमन लेंगे, अगर इसको इधर लाएंगे तो ये आ गया 1 प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। अब देखिए यहां से t की वैल्यू कितनी हो गई, तो t लेस देन इक्वल टू म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। ये हमारा टेंशन आ गया। टेंशन की वैल्यू इतना के इक्वल भी है और इससे कम है, उस कंडीशन के लिए कि बोर्ड स्लिप नहीं करे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितना होगा, देयरफॉर टी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। एंड हमने देखा है कि टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू जितनी है उतनी ही फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स बाय द पर्सन ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व कर लिया कि पर्सन कितना फोर्स एग्जर्ट किया, मैक्सिमम कितना फोर्स हुआ जो स्ट्रिंग पर एग्जर्ट किया, सच दैट द बोर्ड डजंट स्लिप ऑन द फ्लोर। देखिए एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक ब्लॉक है, मूवेबल ब्लॉक, जिसका मास कैपिटल एम है। इसको इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया है। इस मूवेबल ब्लॉक के ऊपर एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक रखा गया है और यहाँ से मासलेस पुली के सहारे एक स्ट्रिंग से एक दूसरा मास भी हैंग कराया गया। ये दोनों मास इस मूवेबल ब्लॉक के कांटेक्ट में है और मूवेबल ब्लॉक का जो सरफेस है वो रफ है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दी हुई है।
हमें बताना है कि इस मूवेबल ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहें विद रिस्पेक्ट टू मूवेबल ब्लॉक। यानी कहने का मतलब, सबसे पहले तो आप देखें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों ब्लॉक रेस्ट में रहें विद रिस्पेक्ट टू इस मूवेबल ब्लॉक। इसका मतलब कि ये सारे के सारे तीनों ब्लॉक मिलके एक सिस्टम बना दिए और ये एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब हमें पहले निकालना पड़ेगा इनकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो इसके लिए हम फोर्स F इज इक्वल टू लिखेंगे, फोर्स F इक्वल टू, अगर हमने F फोर्स लगाया इस पर तो इक्वल टू टोटल मास कैपिटल M प्लस 2m इंटू एक्सीलरेशन। क्योंकि जब ये दोनों मास इसके रिलेटिव रेस्ट पर हैं तो हमें पूरा कंबाइंड मास लेना पड़ेगा और तब जाकर के हम एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं। A इक्वल टू F बाई कैपिटल M प्लस 2m। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब देखिए, इस एक्सेलरेटिंग फ्रेम के ऊपर ये भी मास है और ये भी मास है। ये मास स्यूडो फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा और ये मास भी स्यूडो फोर्स इधर एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो, मैक्सिमम फोर्स के लिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए इस मास की स्लिपिंग टेंडेंसी इस साइड होगी, तो इस मास पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। साइमल्टेनियसली जब इसकी स्लिपिंग टेंडेंसी इधर होगी तो इसमें टेंशन भी एग्जर्ट होगा और ये टेंशन इस ब्लॉक को ऊपर खींचना चाहेगा, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ काम करेगा। फ्रिक्शन हमने देख लिया। अब हम देखें इस पर वेट, इसका मास mg, नॉर्मल रिएक्शन n। यहां पर भी इस mg लगेगा नीचे एंड नॉर्मल रिएक्शन इधर भी n काम करेगा। अब देखिए, इन दोनों मास पर सेपरेट अगर हम इक्वेशन लिखें फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक, इसका नाम हम ले लें, कुछ A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। तो लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक A, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पर है, इक्विलिब्रियम में है। तो A की इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा कि ये फोर्स M में T प्लस फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के रेस्ट में रहेगा। तो उस मोमेंट पर हम क्या लिखेंगे कि M इंटू A इज इक्वल टू T प्लस क्या, फ्रिक्शन। अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। तो इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे ना, तो उस टाइम आपका मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। दिस इज योर A मैक्स। हमने एज्यूम कर लिया A है, तो उस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो फोर्स मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से हम फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये मिला, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा T प्लस म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कितना है, M इंटू जी। तो यहां से T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो T हो जाएगा यहां पर Ma माइनस म्यू इंटू mg। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखें ब्लॉक B की इक्विलिब्रियम। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक B, B की इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल भी नीचे है, स्लिपिंग टेंडेंसी ऊपर है, तो फ्रिक्शन भी नीचे आएगा। तो यहां पर लिखेंगे T इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन। दिस इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन m इंटू a के इक्वल है, तो यहां पर म्यू टाइम्स ऑफ ma। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम टेंशन की वैल्यू इस सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट कर दें, तो लिखेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। क्या होगा, ma माइनस ऑफ म्यू mg इज इक्वल टू
mg प्लस म्यू एम है। अब देखिए इसको आप इधर ले आए और इसको आप इस साइड ले जाएं, तो क्या होगा, एम ए कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस साइन है, जब इधर आएगा तो माइनस साइन हो जाएगा और ये माइनस साइन इधर जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एम जी 1 प्लस म्यू। अब आप यहां से एम से एम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए कितना हो गया, 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी। यहां से ए मिल गया और ये क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब हम इस ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें तो हमारा मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम कहें फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए इज इक्वल टू, दैट मीन्स एफ बाई कैपिटल एम प्लस 2m इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी, क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, तो यहां से मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। देयरफॉर मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू कैपिटल एम प्लस 2m इंटू जी। इस तरीके से हमने देखा कि किस में हमने मैक्सिमम फोर्स किस तरीके से फाइंड किया।